जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार निर्भय हम जी। बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक बंधु कुशावर्ती जी के साथ लखनऊ से। देखिए, प्रेमचंद को लेकर के नए सिरे से एक पूरा बदरंग करने की उनकी जो कोशिश होती है उसमें सफल नहीं होते हैं, विफल होते हैं। फिर हाँ। बार बार वो गिरते हैं, बार बार अपने लिए उठने की कोशिश करते हैं और उसमें प्रेमचंद कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किए जाते हैं। जी यह तो जी। ठीक है कि प्रेमचंद पर अगर किसी विषय का अगर चर्चा होती है तो किसी लेखक के ये जिंदा होने का ही सबूत एक ढंग से है सबूत है, पक्का है कि वो ये। ये जिंदा है, उसकी लेखनी जिंदा है, उसके कारनामे जिंदा है, करनी हाँ जिंदा है, जी कथनी जिंदा है और उनके कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां रही हैं उसमें जीवंतता बनी हुई है। अभी बिल्कुल जो बिल्कुल। फिलहाल का प्रकरण है, क्या है, किस रूप में आया है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि प्रेमचंद विषयक जानकारी आपके पास भी कुछ कम नहीं है और लोगों की तुलना में, जी एक जी जी स्वाध्याय जी। के तौर पर। जी, हाँ नहीं, अब देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि और लोगों की तुलना में मेरे पास प्रेमचंद जी की जानकारी कितनी ये है। फिलहाल जो प्रकरण है वो क्या है उसके बारे में हाँ, वो बताते हुए प्रकरण जी। मुझे ये लगा, मैंने सबसे पहले देखा वीरेंद्र यादव की पोस्ट पर कोई टिप्पणी तो नहीं थी, पर नहीं, ये उसमें प्रकरण क्या है पहले उसके बारे में थोड़ा बताएं प्रकरण कि। तो ये है कि प्रेमचंद का जब निधन हुआ तो उनकी जो अर्थी गई है वो, उसमें कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। और ये अमृत राय ने भी लिखा है। तो मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब मैंने अमृत राय की पंक्तियां पढ़ी, कमल कलम का सिपाही पढ़ते हुए अंत में। और इसलिए तो खास तौर से हुई कि वो प्रेमचंद के पुत्र हैं। तो उन्होंने, मतलब प्रेमचंद को एक लेखक, एक बड़ा साहित्यकार, एक बड़ा कहानीकार हमारे बीच से चला गया, ये टिप्पणी वहां नहीं है। वहां ये है कि मतलब जो काम वो 20 साल पहले छोड़ चुके थे, अध्यापक थे, तो उनके मतलब मृत्यु के समय यही उनको याद करने के लिए अमृत राय को दिखा था बनारस में। ये मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई। तो और इस पर बहुत बार लोगों ने कहा है। पर एक बात तो मैं ये मानता हूं, जैसे अभी आपने कहा ना, कि अगर प्रेमचंद पर आप किसी भी तरह की बात करेंगे, उनकी आलोचना करें, उनके छिद्रान्वेषण करें, या उनके प्रगतिशीलता को, उनके किसानों के हक को, जमीन की बात को आप चर्चा करें, तो अंततः प्रेमचंद अपने लेखन के साथ और अपनी प्रासंगिकता के साथ उभर करके आते हैं। इससे अलग मुद्दे पर अगर आप कुछ बात करते हैं तो वो लगता है कि आप खुद कुछ उसमें चाहते हैं कि प्रेमचंद के जरिए लोग आपको देखें, जाने तो अभी पहचाने। जो ताजा ताजा प्रकरण आया है किनके माध्यम से और उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या और कौन है वो? अब हमें एक तो जो मैंने बताया, जो सबसे पहले मैंने वीरेंद्र यादव की पोस्ट पर देखा तो कोई टिप्पणी नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे पता चला कि व्योमोर शुक्ल ने हिंदवी पर कोई उनका लेख आया है, जिसकी वजह से ये हुआ कि भाई प्रेमचंद की अर्थी में बहुत कम लोग थे और उसको अपने ढंग से उन्होंने व्याख्यायित किया है। तो अब वो इस समय अगर काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधान हैं, मंत्री हैं, तो ये सही है कि उनको इस तरह के किसी भी विषय पर बोलना चाहिए। पर इसलिए बोलना चाहिए कि उनकी सारी बात जो है, मुझे संजीव का एक वाक्य याद आता है। वाक्य क्या शब्द है, जलेबी पेंच। कि आप अपनी सारी बात को ऐसा घुमा फिरा करके कहिए कि उसमें असल बात जो है वो निकले नहीं, और आपको लगे कि आपने क्या बढ़िया बात कह दी है। वो शीर्षक ही जो देते हैं, जनाजा आशिक का निकले, एक कोट करके बिल्कुल अंत में दिया है। एक तो शीर्षक बहुत मुझे खराब लगा। दूसरे, वो जितनी सारी बात करते हैं, लगता है कि भाई बड़े वो ज्ञानी आदमी हैं, बहुत सारे उनके पास संदर्भ हैं, लेकिन वो सारे संदर्भ मुझे लगा कि बिल्कुल नाकाम उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। सिवाय इसके कि जो आज का उन्होंने वो फोटो लगाया है, जिसमें प्रेमचंद के निधन पर कितने लोगों की उपस्थिति कैसे हुई, और कैसे काशी विद्यापीठ में सभा हुई, या नागरिक प्रचारणी में सभा हुई, या और कैसे, मतलब उनके निधन के बाद ही संस्थाएं बंद कर दी गई।
तो ये महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद जी शख्सियत बनारस में तो तुरंत खबर हुई, तो वहाँ लाइब्रेरी बंद हो गई और दूसरी संस्थाएं बंद हो गई। लेकिन आज की तारीख में अगर व्योमकेश शुक्ल को ये महत्वपूर्ण लगता है कि प्रेमचंद के उसमें 10-15-20 आदमी थे, और इस बात को अमृत राय ने क्यों कलम का सिपाही में लिखा है, तो इसको तो नंदलाल वाजपेयी ने भी लिखा है, इसको परिपूर्णानंद वर्मा ने भी लिखा है, और इसको अन्य लोगों ने भी अपने उसमें लिखा है, मनमथ नाथ गुप्त ने भी लिखा है। तो जब हम बात करेंगे कि प्रेमचंद की अर्थी में कितने लोग थे, तो क्या केवल प्रेमचंद की अर्थी में कम या ज्यादा लोगों का होना महत्व रखता है, या प्रेमचंद जिस तरह से जिए, जो लिखा उन्होंने, वो महत्व रखता है? तो इस नाते मतलब व्योमकेश शुक्ल का जो पूरा मैंने पढ़ा, तो वो तो मुझे बहुत हास्यास्पद लगा। और प्रेमचंद को अगर आप आज याद, दूसरी बात देखिए मैं बताऊं, अमृत राय ने ही लिखा है कि भाई सुबह जब देहांत हुआ तो लमही गांव को खबर हो गई, और कितना भी प्रेमचंद को वहां पर प्रगतिशील होने के नाते और ब्राह्मण विरोधी होने के नाते और किसी के नाते लोग कितना भी मानते रहे हों, लेकिन प्रेमचंद बनारस में रहते हैं और लोगों के बीच में आते जाते मिलते हैं, तो इस नाते प्रेमचंद को ऐसा नहीं था कि लोग बनारस में जानते नहीं थे या ऐसे मौके पर उनको उपेक्षित करते थे। नंदलाल वाजपेयी अगर गए हैं तो उनके साथ 5-10 लोग जा सकते थे। लमही से उनका गांव बहुत दूर नहीं है, 20-25 लोग तो आ ही सकते थे, बहुत बड़ा गांव नहीं था। तब भी मुझे लगता है कि उसमें 100-150 की आबादी नहीं, तो रही इसको होगी। वर्तमान संदर्भ में अगर समझा जाए तो हाँ, अगर उस कटिंग को, आज की जो कटिंग है उसमें क्या लिखा है, तब आपने अगर वो कटिंग देखी तब? उस कटिंग में देखिए उस कटिंग में तो जो अखबार ने खबर के तौर पर, मुझे लगता है बहुत अच्छे ढंग से आ सकता है। पता नहीं लोग अखबार से क्या अपेक्षा करते हैं। आज तो अखबारों की जैसी स्थिति हो गई है, उसमें तो हम खबर के बजाय और सब पा सकते हैं। लेकिन वहां खबर के तौर पर जो है, तो वो दिखाया गया भाई घर पर से उनकी अर्थी चली, बीच में और लोग जुड़ते गए। जब मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और अगर उस भीड़ को हम माने तो मुझे लगता है कि उस समय बनारस के लिहाज से 250-300 लोग तो रहे होंगे। तो भीड़ अगर किसी की अर्थी में बड़ा होने का सबूत है, तो उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि बनारस में जितने लोग मणिकर्णिका घाट नहीं, पर पहुंच गए थे। इसको इस रूप में भी जी, समझा जाए इसको, हाँ कि हाँ हम लोग खुद भी पत्रकारिता हाँ, किए, पत्रकारिता उसमें लेखन से जुड़े रहे हुए हैं। रहे हैं, और पत्रकारिता में शब्दों की जो जुगाली होती है वो बहुत हाँ, खतरनाक होती है। जी 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 जहां जी। सैकड़ों की उपस्थिति रहती है नेताओं तक में, वहां हाँ हजारों कह दिए जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बिल्कुल गिनने बिल्कुल। तो जाता नहीं है। दूसरी जी बात यह है कि प्रेमचंद जाने पहचाने तब जिस समय निधन हुआ, एक हिंदी के लेखक थे। जी। अखबार आज जो है निश्चित तौर पर वो उस समय अपने समय का बहुत ही बाबूराव बिश्नोई परारकर नहीं जैसे नहीं, बहुत विश्वसनीय अखबार था। वहां बहुत ये मैसेज यह भी होता है, एक शब्द घुसा दिया गया, घुसाना, जी शब्द घुसाना जिसको कहते हैं, जी 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 जी। कि बहुत सारे कह दिया गया कि अब कोई देखने तो गया नहीं, वो रिपोर्टर तो नहीं होगा नहीं 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 वहां नहीं। पर। हाँ। तो चूंकि यही अनुमानित है कि एक लेखक हैं, अपने समय के जाने पहचाने लेखक हैं, जी तो निश्चित तौर पर अब जब उनका निधन हुआ होगा या मृत्यु की खबर लोगों को दी जी गई होगी, जी तो जी। इतने सारे लोग आए होंगे। हाँ हाँ ये अनुमानित है, ये ऐसा मान कर चलता है रिपोर्टर। और अगर मान लीजिए कि उससे ज्यादा अवघर मिजाज का अगर कोई साहित्यिक मिजाज का न्यूज संपादक हुआ, समाचार संपादक हुआ, संपादक जी हुआ, जी जी तो जी कहेगा जी। और थोड़ा इसको लम्हेर दो, शब्द हाँ कहा हाँ जाता है, हाँ, हम जी लोग को जी जी। सिखाया गया है, लम्हेर दो इसको। हाँ हाँ, जी 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 जी।
है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, और संपादक और प्रभारी करें कि इसको थोड़ा और लम्हेड़ दो। तो कोई नहीं अगर नहीं, पत्रकार पूछे, वो तो कोई देखिए अगर ऐसा है। पत्रकार पूछता है कि अरे भाई आप प्रभारी जी लम्हेरना क्यों कह रहे हैं कि जो सच्चाई तो हाँ, नहीं है, बोले कि जी आप क्या जानिएगा, हम अपनी जी, कैसे चला रहे हैं चाकरी। हाँ हाँ, नहीं देखिए आप जो कह रहे हैं, पत्रकारिता मैंने उस तरह से अखबार में रह करके तो नहीं की है, लेकिन अ, ऐसा लेखन जो रिपोर्टिंग होती है स्वतंत्र रूप से रह करके, वो हमने बहुत सारी की है। तो उसमें तो होता यह है कि हम खुद कोई कार्यक्रम करें तो उसमें जैसा चाहे अपने मन का लिख करके अखबार में दे आए, और हमारा कोई मिलने जानने वाला है तो उसको मतलब वैसे ही बढ़िया छाप दे। तो अब जो वहां पर 5 आदमी भी रहे होंगे और हमने लिखा कि भाई ये सब, और आदि आज बहुत सारे लोग थे, तो जैसा आप कह रहे हैं, बाहर का आदमी तो समझेगा कि भाई उसमें तो बहुत सारे लोग रहे और बड़ी अच्छी सफल गोष्ठी हुई। लेकिन क्योंकि जानते आप तो वही घाट के लोग हैं बाद जो उसको। उदाहरण दे रहे हैं कि इतनी सभा यहाँ हुई, ऐसे सभा जी वहां हुई, तो जी सभा में अमूमन तो चूंकि प्रेमचंद के निधन पर प्रेमचंद की ये श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वो उनको सभा बुलाई गई है, शोक जी, सभा हो रही, तो उसमें तो अमूमन लोग आएंगे ही आएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे। और देखिए अगर अखबार, ये 9 अक्टूबर की खबर है, 8 अक्टूबर को देहांत हुआ है, और आज तो मैंने देखा है कि हमारे सामने नागर जी गुजरे। यह भी कि जिस समय निधन हुआ है वो प्रातःकालीन समय है वो नहीं उस नहीं, देखिए मैं देखिए अपने नहीं, जो। उस समय अखबार मान लीजिए, उस समय अखबार चलते चलते में वो खबर छपी होगी कि अगर जी सूचना मिल गई होगी अखबार वालों को, तो हाँ, अंतिम में कहीं जो डाल दिया जाता है किसी पेज पर, प्रथम पेज पर तो वो खबर नहीं होगी, जी दूसरे जी पेज जी, पर भी नहीं होगी, अंतिम में हाँ कहीं जगह जो बची रहती है जी तो जी, उसमें वो खबर डाल दी गई होगी। हाँ, नहीं पर कितनी देखिए कितनी मैं, लाइन वो खबर कितनी लाइन की है? अरे वो खबर कम से कम कुल मिला करके एक कॉलम जो होता है उस कॉलम में 20-25 लाइन की खबर है। तो आप सिंगल समझिए कि सिंगल उस सिंगल खबर है यानी। सिंगल सिंगल लाइन की। लेकिन उस समय उस समय के आज को, किसी अखबार को आज के अखबारों के लिहाज से हम न देखें, इसलिए कि आज तो 8 कॉलम के अखबार होते हैं, तब शायद 4 या 5 कॉलम से ज्यादा बड़े अखबार नहीं होते थे, और साइज भी इतनी बड़ी नहीं होती थी। तो उसमें जितना छपा है, मेरी समझ जो कहती है कि उतनी खबर अगर प्रेमचंद को लेकर के छपी है, मुख्य पृष्ठ पर छपी है या अंदर के नगर समाचार में छपी, जहां भी छपी है, मुझे लगता है वो जितना उसमें लिखा गया है उसमें कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी उपेक्षा की गई हो या उनके साथ बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया हो। बाकी उससे लोग तो, जैसे इसमें पंकज मोहन ने, आप नहीं पढ़ पाए होंगे तो हम जरूर भेजेंगे, पढ़िए आपको। उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और उन्होंने उन्होंने क्या कहा है कि लिखा भीड़ उन्होंने तो, क्या लिखा है? हाँ, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि देखिए भीड़ का मतलब ये होता है कि 100-200 भी होता है, और भीड़ का, और जब 1000-2000 से बढ़ जाता है तो फिर भीड़ नहीं रह जाती, फिर हुजूम हो जाता है। मैंने आज ही एक कविता कोट की है सोहनलाल द्विवेदी की। 1920-21 में जब गांधी जी उभर रहे थे, तो सोहनलाल द्विवेदी की कविता मुझे लगता है 35-40 के बीच की होगी, कि चल पड़े जिधर जो पग डग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। केवल 2 लाइन से क्या लगता है कि गांधी जिधर इशारा कर देते थे चलने का, या जिधर चल पड़ते थे उधर हजारों लोग चल पड़ते थे, उन उन पैरों की गिनती नहीं है। तो अब इस लिहाज से तो आप देखिए कि गांधी में कितनी बड़ी ताकत थी। तो हम ये क्यों न माने कि प्रेमचंद में वो ताकत थी कि उनकी अर्थी के साथ भले 50 लोग रहे, 100 लोग रहे, भीड़ न रही हो, लेकिन उनको पढ़ने वाले कितने हैं ये तो हम समझते हैं कि हम कभी भी उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और उनको, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट जब दुलारे लाल भार्गव ने लिख दिया, तो प्रेमचंद ने उसका वहां तो कोई विरोध नहीं किया, मुझे नहीं मिलता है। लेकिन अब मैं हंस हंस का वो अंक लाया हूं जिसमें उन्होंने
क्या नाम आत्मकथांक निकाला था, उसमें कई विज्ञापन ऐसे निकले हैं जिसमें प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट को नहीं लिखा गया है, लेकिन उसका आशय उपन्यास सम्राट से ही है। तो प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है या नहीं है, लेकिन अपने पूरे लेखन से ना, आपको पिछली बातचीत में मैंने बताया था कि कोट करके कि 1933 या 35 में, अगर आप कहेंगे तो फिर उस संदर्भ को मैं बताऊंगा, जिसमें कहते हैं कि इस पदवी से मुझसे ज्यादा घृणा करने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं होगा, मैं इसको एकदम नापसंद करता हूँ। जी जी जी। लेकिन लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारी बहस का या हमारे लिए लिखने पढ़ने का जो उद्देश्य या मकसद या दिलचस्पी होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि प्रेमचंद उपन्यास सम्राट थे या नहीं थे। और प्रेमचंद तो उपन्यासकार से ज्यादा बड़े कहानीकार थे वो, लेकिन आज तक उनको किसी ने मतलब बहुत खुल करके कहानी सम्राट कहा हो तो मुझे तो मतलब अपवाद स्वरूप दिखा है, और अपवाद स्वरूप दिखा भी है तो उतना प्रचलित नहीं हुआ है। तो एक तो यह कि व्योमेश शुक्ल को इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि वो जो है वो जीवनी को खंडित करें जो अमृत राय जी ने लिखी है। नंदुलारे वाजपेयी जी ने जो कहा है उसको वो हाँ खंडित करें, उस बयान को खंडित। जी और जी जी मुझसे खुद कई बातचीत में जी कमल किशोर गोयनका जी ने जी कहा है कि कुछ उसमें आगे प्रेमचंद पर काम करने के लिए वो जीवनी को इनकार नहीं करते, वो जीवनी को कहते हैं कि पिताजी की जो छवि थोड़ी और जिस रूप में धूमिल होती है, उस हाँ पुत्र के नाते वो काम नहीं कर सकते थे जो काम मैं किया हूं वो। हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि पिताजी प्रेमचंद पिता के तौर पर इतने उस रूप में नहीं थे कि वो अपने जीते जी जितनी दोनों बच्चे की परवरिश उन्होंने बहुत अच्छी की थी। जी तो देखिए प्रेमचंद के, मैं आपकी बात काट तो रहा वो हूँ। जो कह रहे हैं कि जो जी बहुत कम लोग थे, गिनती के 5-7 लोग थे जो लिख रहे हैं, अमृत राय जी लिख रहे हैं, और जी जी उसमें सबके नाम भी बता देते हैं कि दुलारे वाजपेयी थे, पर जयशंकर प्रसाद जी थे, और अगल बगल के जिस घर में रहते थे जी वहां जी के जी 2-3 जी लोग थे, अपने दोनों भाई थे, और हाँ एक दो रिश्तेदार भी थे, एक दो हाँ हाँ रिश्तेदार भी उनके जो उसी मोहल्ले में रहते, इतने ही लोग के बारे में बताते हैं वो। जी जी जी। मैंने नहीं नहीं 7-8 पर लोग, मुश्किल से 10 लोग से कम की बात है। नहीं नहीं देखिए, पर मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि अमृत राय वहां प्रेमचंद को जो प्रक्षेपित कर रहे हैं दो लोगों की बात से, कि दो लोगों के बीच में हम प्रेमचंद मरे हैं तो एक पहले के मास्टर कोई थे, नहीं नहीं, मतलब उसकी भी कोई वो तो ऐसी पूछता पहचान है, वो नहीं तो है। पूछता है किसी, आज भी किसी के निधन पर और हाँ, कोई रास्ते से कोई अगर कुछ लोगों की गैदरिंग या कोई कुछ लोग जमा होते हैं तो जी पूछते, कोई भी पूछता है आने जाने वाला, रास्ता में कौन है, हो कौन मरा है, किनके पास क्या घटना जी घटी जी है, जी जी जी। इस तरह से तो बताते हैं लोग कि हाँ ये हैं, ये नहीं इनके। नहीं वो देखिए वो बिल्कुल सामान्य चीज है, लेकिन आप अमृत राय, बतौर अमृत राय आप प्रेमचंद के पुत्र ही नहीं हैं, आप एक जीवनीकार की भूमिका में हैं। तो आप एक सामान्य सी चीज उठा करके बिल्कुल अंत में जहां पर कि प्रेमचंद की पूरी छवि उभर करके आने चाहिए, वहां आप उनके साहित्यकार को दरकिनार कर देते हैं। उनको जो आपने दुनिया भर के पिक्चराइज किया है पूरी जीवनी में वो दरकिनार कर देते हैं, और केवल कहे हुए वाक्य पर आप प्रेमचंद को वहां पर स्थिर कर देते हैं, जिसको सिनेमा में कहते हैं कि स्थिर कर देना। तो ये तो मतलब मैंने जब, अब मेरा दुर्भाग्य ये है कि तो जब मैं फिर बहुत उन्होंने बार अपने उनसे लेख मिलता। में क्या लिखा है, अपने लेख में उन्होंने क्या आशिक क्या जो हेडिंग बता रहे हैं आप, किसने? जो व्योमेश शुक्ल ने जो हेडिंग लगाई है प्रेमचंद को लेकर, अरे दिक्कत ये है कि मैं इसमें, वो हेडिंग क्या है, आप जो आपने अभी अरे बताई थी। वो एक शेर है किसी का, हाँ, आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले, एक शेर किसी का है। तो उन्होंने आशिक का जनाजा बताया है प्रेमचंद की अर्ची को। तो एक तो प्रेमचंद ऐसे आशिक तो थे नहीं, और अगर अब ऐसे सवाल आशिक है थे तो उनके आशिक आप उनको जनाजे। किस रूप में कह रहे हैं, यह भी तो है ना, उनकी आशिकी को नहीं आप। नहीं उसने, अरे वो देखिए जो कुछ कहा भी है उन्होंने ये शीर्षक दे करके, वो बिल्कुल अंत में जो कहा है, तो उस शेर से
ये बहुत स्पष्ट, वही तो मैंने कहा कि उनका पूरी जो इबारत है उस इबारत में कुछ नहीं है। मैं आपको भेज दूंगा। इतना उसमें मतलब ये है कि जिसको हम लोग कलाबाद कहते हैं, तो इतनी मतलब शब्दावली और वाक्यों का उन्होंने वो किया है कि उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है। और अगर कुल में से निकलता है उसमें, तो जो आज की खबर की फोटो छपी है जो बताती है कि भाई प्रेमचंद की जब अर्थी निकली तो थोड़े लोग थे, रास्ते में और लोग जुड़ गए, और जब वहां मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे और चिता जल रही थी तो लोग आ रहे थे और काफी संख्या हो गई थी। तो और इस बात को वो कहते हैं कि साहब आज खंडन करता है, तो आज ने तो उसी समय खंडन कर दिया जो आप आज की तारीख में साबित कर रहे हैं। और आशिक के जनाजे में अगर बहुत सारे लोगों की भीड़ आप मान भी लेते हैं, तो उस भीड़ से मतलब आप क्या उससे कहना चाहते हैं? तो वो शीर्षक और उस उनके आलेख का अंत, और बहुत बड़ा देखिए वो आलेख नहीं है, मुश्किल से 30, 35, 40 पंक्तियों का है। अगर अखबार में आप छापेंगे, जो आजकल कॉलम आता है, तो 20-20 लाइन की दो तीन कॉलम से ज्यादा नहीं जाएगा। और उसमें भी आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई तथ्य नहीं निकलता है। अब क्यों उन्होंने इस बात को, अच्छा आजकल दिक्कत क्या है कि कुछ लोग जो अपने पेजेस चला रहे हैं तो उसमें चीजें भेजिए, ज्यादातर नामचीन लोगों के छपते हैं और वहां कुछ चर्चा नहीं होनी चाहिए और खासी चर्चा लोगों में होने लगती है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि मुझे व्योमकेश शुक्ल का जो भी उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सारहीन है, और उनके जो उन्होंने कहना चाहा होगा वो बिल्कुल साफ साफ कह नहीं सके हैं। इसलिए उनका वो कहना लिखना मेरी नजर में तो बिल्कुल मतलब बेमसरब का है, जिसको हम अगर एक शब्द में कहें। उससे बहुत अच्छा तो पंकज मोहन ने लिखा है, मैं आपको भेज दूंगा। उसमें उन्होंने आपके बिहार के बेनीपुरी को कोट किया है। और जब देखिए प्रेमचंद गुजरे थे तो रविन्द्रनाथ ने कहा था कि हिंदी में एक बड़ा लेखक था जिसकी हिंदी के लोगों ने कदर नहीं की। मनमथ नाथ गुप्त ने भी लगभग इसी तरह की टिप्पणी की। तो ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद जब गुजरे थे तो उनके निधन को, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उनकी गंगा हेडिंग थी प्रसाद कि मिश्र, मास्टर की अर्थी नहीं थी, आशिक का जनाजा हाँ था। आशिक का जनाजा, नहीं ये वाक्य तो मतलब मैं तो अगर शब्द का इस्तेमाल करूं लोग बुरा मानेंगे, बहुत मूर्खतापूर्ण शीर्षक है ये। और खासतौर से प्रेमचंद की अर्थी की और उसके साथ में जाने वालों की जब आप बात कर रहे हैं, तो प्रेमचंद के आशिक कितने थे उनके जमाने में पढ़ने वाले, उसका हिंदी में दूसरा उदाहरण उनके बराबर दूसरा कोई नहीं है, हिंदी उर्दू दोनों में। तो आप उस पाठक वर्ग को अगर ले करके आप कहते तो समझ में आता। और मेरे ख्याल से तब जितने पाठक रहे होंगे प्रेमचंद के, आज की तारीख में प्रेमचंद के पाठक उससे कम नहीं हैं। इसीलिए उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, सारी चीजें उनके मतलब बिक रही हैं, और प्रकाशक बेच बेच करके रॉयल्टी नहीं देनी है, पैसे खड़े कर रहे हैं। तो प्रेमचंद तो आज भी पढ़े जा रहे हैं। तो उसके लिए इतना घटिया किस्म का शीर्षक, मतलब हम तो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कभी प्रेमचंद के बारे में कोई इस तरह का शीर्षक दे करके। तो मतलब मैं तो व्योमकेश शुक्ल के इस पूरे आलेख की और इस शीर्षक के बारे में, सिवाय इसके कि वो बिल्कुल बेमसरब का है मेरे नजर में, हम बिल्कुल महत्व नहीं देना चाहते हैं उसको। और दूसरी बात यह है कि लेखक जिंदगी भर जो कुछ भी करता है, सचमुच का जो लेखक है वो अपने लेखन से समाज को प्रक्षेपित करता है, उसकी कमियों खामियों को प्रक्षेपित करता है, उसको दिशा देने का काम करता है। और ये काम उसने जितना अच्छा किया है उतने ही ज्यादा उसके पाठक होते हैं, उसको चाहने वाले होते हैं। तो प्रेमचंद इस मामले में भी कहीं से किसी से भी मतलब
कम संपन्न नहीं थे। इस मामले में अगर हम कहें तो प्रेमचंद के पास अपने पाठकों की बहुत बड़ी पूंजी थी, उनके जीते जी नहीं, वो पूंजी। वीरेंद्र यादव ने तो जब इनको व्योमेश शुक्ला को जवाब दिया है, हाँ तो उसमें तो वो तथ्यों के साथ कहने की कोशिश तो कर ही रहे हैं कि वो नंद दुलारे वाजपेयी की किताब जयशंकर प्रसाद के अध्याय व्यक्ति की एक झलक के पृष्ठ संख्या 160 जी पर इस आशय का उल्लेख है कि गत वर्ष जब प्रेमचंद जी हिंदी संसार को सुना करके जा रहे थे, तब उनके साथ शमशान तक प्रसाद जी भी गए थे और मैं भी गया था। जी अर्थी काशी की गलियों से होकर जा रही थी, इतने जी में किसी ने वहीं की बोली में कहा, मालूम होता है कोई मास्टर मर गया है। हाँ हाँ बात यह थी कि अर्थी के साथ थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे, कोई भीड़ जी न थी। राम नाम सत्य है कि आवाज भी वैसी नहीं रही हाँ हो हाँ रही थी। जी ऐसी अवस्था में कोई मामूली मास्टर ही मर सकता था, और कौन मरता। नंदुलाल वाजपेयी ने यह लेख प्रेमचंद के निधन के 1 वर्ष बाद लिखा था। तब जी जयशंकर प्रसाद जीवित थे। नंदुलाल हाँ वाजपेयी के इस कथन से यदि जयशंकर प्रसाद की असहमति होती, तो उसका भी उल्लेख कहीं होता ही। जी किसी अन्य द्वारा भी इससे असहमत होने का कोई तथ्य होता तो वह भी चर्चा में आता ही, लेकिन इसके अभाव में स्वाभाविक रूप से वाजपेयी जी और जयशंकर प्रसाद के बीच हुए इस संवाद को तत्परक माना जाना चाहिए। कोई कारण नहीं कि अमृत राय, जो स्वयं हिंदी के यशस्वी लेखक थे, वे अपने पिता और हिंदी के शिखर लेखक प्रेमचंद की अंतिम यात्रा की गढ़ंत करके जी उन्हें जी जी बनारस जी में उपेक्षित व्यक्ति के रूप में पेश करते। कलम हाँ का हाँ सिपाही सिपाही के संदर्भित प्रसंग के आधार पर इस शाहकार जीवनी को तथ्यों से परे करार देना जयशंकर प्रसाद और नंद दुलारे वाजपेयी के बीच हुए संवाद और संस्मरण को भी नकारना है। आज अखबार में प्रकाशित समाचार को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी व अमृत राय को झुठलाना और कलम का सिपाही को खारिज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। काश ऐसा न होता। जी। जी। नहीं तो देखिए, मैंने इसको पढ़ा है, लेकिन इसमें नंद दुलारे वाजपेयी अगर आप देखिए तो अमृत राय ने नंद दुलारे वाजपेयी के उसी एक लाइन को ले लिया है कि जो रास्ते में जाते हुए उन्होंने सुना। जी। लेकिन लेकिन जो जो अमृत राय पूरे मतलब मेरे ख्याल से 7-8 साल के बाद से तो समझदारी आ गई थी कि हमारे पिता क्या है नहीं है, और आखिरी दिनों में तो मतलब अच्छी तरह उनके रहते अमृत राय ने लिखना पढ़ना शुरू किया। और आप देखिए, मैं बताऊं आपको, ये अमृत राय का जो गिरजा कुमार माथुर ने इंटरव्यू लिया, मुझे नाम याद आ गया, आकाशवाणी के आर्काइव्स का। प्रेमचंद उस समय 21-22 में जब लखनऊ में रह रहे थे, तो अमृत राय और श्रीपत राय छोटे थे। इनको वहां के अंग्रेजी स्कूल में जो क्रिश्चियन कॉलेज का बेसिक सेक्शन था, उसमें पढ़ा रहे थे प्रेमचंद। अब आप बताइए, अगर कोई कहे कि बताइए प्रेमचंद जो है उस समय गांधीवादी लेखक थे, अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो इस बात को एक तो अमृत राय ने नहीं छिपाया, लेकिन कितने लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं। तो अब बताइए, कोई लेखक अपने बच्चे के भविष्य के लिए अगर उसकी सामर्थ्य है या सामर्थ्य जुटा करके ऐसा पढ़ाना चाहता है कि भाई कल हमसे आगे ये रहे दिखाई पड़े, या कल के जमाने के लिहाज से ये आज हम जो करें कोशिश बन जाए, तो इसमें मतलब क्या प्रेमचंद की हम आलोचना करें? जी। तो ये तो कि अगर हिंदुस्तान में कोई लेखक है तो गरीब ही रहे, बहुत ज्यादा समर्थ ना होने पाए। जैसे अमृत राय के बारे में लोग कहते हैं ना, भाई वो इतना बड़ा बंगला, इलाहाबाद में बहुत लोग उनकी इस मामले में आलोचना तो नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी वो हंसी मजाक में बहुत लेते थे। तो आप समझ लीजिए कि उतना बड़ा कैंपस इलाहाबाद में जब भी उन्होंने खरीदा होगा 50 के आसपास, तो उसकी मतलब इतनी कीमत तो जरूर रही होगी कि उनको उसको लेने खरीदने में पसीने आए होंगे। लेकिन उन्होंने भी हिम्मत करके ये हुआ कि भाई हमको इलाहाबाद में बसना है, लिखना पढ़ना है, तो कम से कम ऐसी जगह रहें जहाँ की लगे कि भाई यहाँ हम ठीक एक लिखने पढ़ने वाले लेखक की तरह रह सकते हैं।
और कुछ वहां बेहतर और करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं तो बता रहा हूं ना कि अगर आप कभी इलाहाबाद जाइए तो ठीक अमृत राय के परिसर के पीछे टेलीविजन सेंटर है। जितनी जगह टेलीविजन सेंटर में है उतनी जगह अमृत राय के पूरे कैंपस की है। मतलब वो एकड़ में है, वो विषय में नहीं है। तो अगर अमृत राय ने ये किया तो हम क्या मतलब कहें कि अमृत राय को बतौर लेखक ये करने का हक नहीं था। तो इसी तरह से मतलब अगर प्रेमचंद के साथ बहुत सारी भीड़ नहीं थी उनकी अर्थी में, तो क्या प्रेमचंद जितने बड़े लेखक थे उससे कहीं नीचे वो हो जाएंगे? तो इस बात को तो मुद्दा बनाना या कहना, इस मामले में तो मैं वीरेंद्र यादव से बिल्कुल असहमत हूं कि जो नंदमुरारी वाजपेयी लिख रहे हैं और उस बात को माना जा रहा है कि प्रसाद जी भी उससे सहमत हैं, तो अमृत राय के लिखे हुए को हम कैसे काट सकते हैं? तो हम कैसे मान लें कि जो अमृत राय ने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, जो नंदमुरारी वाजपेयी ने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, और अगर वीरेंद्र यादव उसको आज उससे सहमत हैं तो बिल्कुल सहमत हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। प्रेमचंद जितने बड़े लेखक थे उन लेखक के बड़े लेकिन कद के हिंदी को लेकर प्रेमचंद ने जो कहा, क्या आप उससे परिचित हैं? हिंदी को लेकर के, हाँ, अब हिंदी के बारे में तो उन्होंने हमेशा वकालत की। और देखिए उर्दू से हिंदी में आए वो भी 1914 में आए हैं, जबकि उसके 2-3 साल पहले से लोग पूरा दबाव बना रहे थे कि भाई आप हिंदी में आइए, हिंदी में छपने की गुंजाइश है, हिंदी में पत्र है। लेकिन तब तक वो हिंदी में लिखने की सामर्थ्य नहीं थी उसमें, इसलिए कि वो उर्दू और अरबी फारसी के जरिए लेखन में आए थे शुरू से। और उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की तो 1914 में उनकी पहली कहानी परीक्षा छपती है प्रताप में विद्यार्थी जी के, और उस कहानी को आप पढ़िए, उस कहानी को देखिए और उससे 10 साल बाद की कोई कहानी या कोई उनका उपन्यास देखिए। रंगभूमि पहला उपन्यास है जो पूरी तरह उन्होंने हिंदी में लिखा है, और उसका जो संपादन किया है शिवपूजन सहाय ने, तो शिवपूजन सहाय ने संपादन तो किया है, लेकिन उसमें कितनी अच्छी भाषा इस वगैरह के स्तर पर मानते हैं, इस पर शिवपूजन सहाय ने जो अपने संस्मरण में लिखा है उसको लोगों को पढ़ना चाहिए कि हिंदी उर्दू से हिंदी में आकर के प्रेमचंद जो है ऐसे एक समर्थ, न केवल उन्होंने जागरण निकाला, वैचारिक पत्र, हंस तो कहानी और साहित्य की पत्रिका निकाल ही रहे थे, तो वो एक संपादक के तौर पर भी वो खड़े हुए हैं। हालांकि मैंने अभी देखिए पिछले किसी उसमें कहा था कि प्रेमचंद उतने अच्छे संपादक नहीं थे जैसा होना चाहिए, वो इसलिए कि तब तक वो बहुत अच्छी हम हिंदी लिख लेते हैं और संपादक हो गए हैं, ऐसा कोई मुगालता उनको नहीं था। इसीलिए जब वो सुधा में नहीं गए बल्कि दुलारीलाल भार्गव के साहित्यिक सलाहकार होकर के गए, उनका काम यही था कि जो चीजें छपने आएंगी उसका आकलन करेंगे कि छपने लायक है या नहीं है, या इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो बाकी तो उनके यहाँ संपादन के लिए और लोग थे, उसका काम करते थे। प्रेमचंद तो केवल सलाहकार और सलाहकार के तौर पर इसलिए ले गए उनको दुलारीलाल कि उस समय प्रेमचंद की बतौर लेखक बड़ी हैसियत थी। तो हम लोग तो कह ही चुके हैं कि दुलारीलाल जो है उस प्रेमचंद को अपने यहाँ रख करके उन्होंने अपनी हैसियत बड़ी की, लेकिन जिस तरह का उनका साहित्यकारों के साथ व्यवहार होता रहा है तो उससे तो मतलब पूरी जिंदगी उनकी लोग उनके पीठ पीछे बहुत आलोचना करते रहे हैं, हंसी उड़ाते रहे हैं। तो प्रेमचंद ने तो हिंदी के हक में बहुत सारी बातें कही हैं, सभाओं में गए हैं तब हिंदी के हक में बहुत सारी बातें कही हैं, और खुद हिंदी के लेखक के तौर पर उन्होंने सन 14 से लेकर के और 36 तक अपने को जिस तरह लेखक के तौर पर विकसित किया है, वो उनके हिंदी के हक में कुछ भी कहने और लिखने से ज्यादा बड़ा सबूत मैं मानता हूं।
तो इस नाते हम अगर ये कहें कि प्रेमचंद जो है, अच्छा बहुत सारे लोग उर्दू के लोग ये कहते हैं कि भाई वो उर्दू छोड़ के हिंदी में चले गए इसलिए बड़े लेखक हो गए। तो ये तो मुझे लगता है कि हम उर्दू के लोगों की जो है वो कोई बहुत अच्छी समझ से कही जाने वाली बात नहीं है, इसलिए कि वो आखिर तक जो है कुछ ना कुछ उर्दू में लिखते रहे हैं। तो वो हिंदी और उर्दू के दोनों के लेखक थे, लेकिन दौर हिंदी का आ रहा था, उस हिंदी के आने वाले दौर में वो हिंदी के लेखक बने और अपने लेखन से, संपादन से उन्होंने हिंदी को न केवल सामर्थ्यवान भाषा बनाया, बल्कि एक जो आजादी का आंदोलन चल रहा था तो उसको उन्होंने बहुत गति दी है अपने लेखन के अलावा, अपने हंस से, अपने जागरण से और अपने इस तरह के बहुत सारे लेखन से जो और सारे पत्र पत्रिकाओं में छपता रहा है, हिंदी में भी और उर्दू में भी। तो हम तो समझते हैं कि हिंदी के बारे में हम प्रेमचंद को कोट करें कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कितना सामर्थ्य के साथ किया है हिंदी के लिए, ये हमको देखना चाहिए। और देखिए वो देखिए, क्या कहते हैं, हाँ यह पत्र है 31 अगस्त 1928 को, हाँ सब्बरवाल जी को लिखते हैं। जी 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 प्रेमचंद हिंदी के साहित्यिक समुदाय से हिंदी पत्रकारिता और साहित्य की दुर्दशा पर खुलकर बात करते थे। हाँ 31 अगस्त 1928 को सब्बरवाल को लिखा, जी हिंदुस्तान का साहित्यिक जीवन बड़ा हौसला तोड़ने वाला है। जी जनता का कोई भी सहयोग नहीं मिलता। जी आप चाहें अपना दिल ही निकाल कर रख दें, जी मगर आपको पाठक नहीं मिलते। जी शायद ही मेरी किसी किताब का तीसरा संस्करण हुआ हो। जी पृष्ठ संख्या 221। हाँ इसका कारण भी वह जानते हैं। जी हमारे किसान गरीब हैं और अशिक्षित हैं और जी बुद्धिजीवी यूरोपीय साहित्य पढ़ते हैं। हाँ घटिया साहित्य की बिक्री बहुत अच्छी है, जी मगर ना जाने क्या बात है, मेरी किताबें तारीफ तो बहुत पाती हैं मगर बिकती नहीं। जी 16 अगस्त 1933 को जनेंद्र को बताया, जी किताबों की बिक्री इतनी निराशाजनक है कि भविष्य की बात सोचकर कलेजा थाम लेना पड़ता है। जी जी कोई भी किताब बिक नहीं रही है। जी मेरे 1-2 स्कूल संग्रहों में मंजूर हैं, हाँ वही किसी तरह स्थिति को संभाले हुए हैं। जी फरवरी 1934 को जी इंद्रनाथ मदान को लिखा, हाँ तुमको शायद हिंदी के बाजार का हाल नहीं मालूम। जी हिंदी भाषी जनता संख्या में जरूर बढ़ी है, जी लेकिन उसमें ज्यादातर गरीब लोग हैं। जी मैं अपने अनुभव से बतला सकता हूं कि किसी पुस्तक के एक संस्करण की 2000 प्रतियां बेचने में पूरे 4 साल लग जाते हैं। जी एक नए लेखक के लिए उसकी हाँ पुस्तक कितनी ही अच्छी क्यों न हो, जी क्षेत्र और भी संकुचित हो जाता है। हाँ ये प्रेमचंद का कहना है। इसीलिए मैंने पूछा था कि क्या हिंदी को लेकर प्रेमचंद, हिंदी समाज को लेकर, हिंदी बौद्धिकता को लेकर जी प्रेमचंद क्या सोचते थे, क्या आप उससे परिचित है, इसलिए मैंने ये सवाल नहीं किया। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर हम प्रेमचंद के जीवन और लेखन में बहुत सारा ऐसी चीजें हैं खंगालेंगे जिस तो भाषा को लेकर लिख रहे हैं, जिस भाषा में लिख रहे हैं, उनके उस भाषा के प्रति उनके सोच है, यह तो सामने आ गई ना। जी जी यह उस समय आ गई है जिस समय वो प्रेमचंद अपने चरम पर थे, अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थे। उस समय जी का ये सारे कोटेशंस है, 1930, 28 और नहीं नहीं, 35 के मैं आसपास। इन सारे कोटेशन से सहमत हूं, लेकिन प्रेमचंद के साहित्य में ही इसके बिल्कुल विपरीत कोटेशन हैं जो प्रेमचंद के इन बातों के बिल्कुल समानांतर खड़े होकर के उनकी बात को कमतर साबित कर देंगे। वो इसलिए कि दिक्कत यह है कि कहां पर किस आदमी ने क्या कह दिया, हम केवल उतने में सीमित रह जाते हैं। जो उनका साहित्य का उद्देश्य किताब है उसमें आप देखिए कि हिंदी के बारे में उनके 3-4 लेख हैं और उनमें वो क्या लिखते हैं। दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पर हूं, मेरे पास चीजें नहीं है, लेकिन ये है कि एक चीज कहना और उसके बावजूद ये बताइए कि प्रेमचंद फिर भी हिंदी में लिखते हैं। तो उस हिंदी भाषी समाज से आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सब यात्रा में वो बहुत तेरे लोग होंगे, जी ये सोच कर देखा जा सकता है।
नहीं नहीं, पर देखिए मैं कहता हूं कि हम प्रेमचंद एक की। लेखक की सब यात्रा में जाना ये जी अपने आप में बहुत कुछ बताता है। कहीं ना कहीं आपकी उस लेखक में दिलचस्पी, लेखक के लेखन के प्रति दिलचस्पी, लेखन के पात्रों में अपने आप को ढूंढना, जी लेखन लेखक का वो भाषाई जो जिस भाषा के आप हैं उससे हाँ। आपको कुछ मिलना, कुछ आपको आपको प्राप्ति होती है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ उस समय जो साक्षरता का प्रतिशत था उसके लिहाज से हमेशा आदमी। और आप उनको बना दे रहे हैं वो कि आशिक का जनाजा आप लिख नहीं दे नहीं, रहे हैं। ये तो बहुत खराब है। मतलब अब मैं निंदा शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा कि वो थोड़ा मुझे लगता है कि अतिवाद हो जाएगा, लेकिन वो मतलब ऐसा शीर्षक है जिसपे मुझको तरस आता है कि विमोश शुक्ल ने ये लिखते। और दूसरी बात, पूरे आलेख में मैं भेज दूंगा आपको, आप पढ़ जाइएगा, वो कुछ नहीं निकलेगा, केवल मतलब आप जलेबी छान रहे हैं तो जलेबी छान के दिखा देना कि देखिए इतनी अच्छी जलेबी छान ली है। तो वो हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। इसीलिए वो मैंने आपको जलेबी पेश शब्द का इस्तेमाल किया, जो हमारे संजीव बहुत बार इस्तेमाल करते हैं कि जहां पर आदमी फंस जाता है कुछ नहीं तो वो इस तरह कालाबाजी दिखा देता है। तो एक बात तो मैं ये मानता हूं कि हम अगर प्रेमचंद के लेखन में कहाँ कमजोरी है, कहाँ ऐसा है कि अतिवाद है, तब तो उस पर ठीक है, हम बहस करेंगे, उदाहरण लाएंगे और कम या ज्यादा जो कुछ भी है उसको साबित करेंगे। लेकिन उनकी अर्थी में कितने लोग थे। और देखिए अर्थी का भी मैं कल बात कर रहा था आपसे बात होने के बाद, तो मैंने कहा भाई देखिए अगर लम्ही खबर चली गई समय से तो वहां से 10-12 लोग तो आए होंगे, उनके प्रश्न में 7-8 लोग कम से कम काम करते रहे होंगे। वो तो उस दिन आए होंगे, किसी को पता नहीं था कि प्रेमचंद का देहांत हो गया है। तो अगर उसमें से 4 आदमी मान लीजिए, 10 आदमी लम्ही का मान लीजिए, 14 आदमी हो गया। खुद जिस ये समय घर में अपने प्रेमचंद जो का कुछ निधन लोग हुआ रहते थे, है, 4-5 आदमी जिस थे। समय प्रेमचंद का निधन हुआ है, जी। उस समय उनके यहाँ जाने वालों में से सबसे निकट के अगर कोई लेखक जैनेन्द्र, थे वो वाजपेयी जी थे। नंदुलारे वाजपेयी। जी। हाँ उद्दैन लगातार एक दिन की 2 दिन गैप करके या प्रायः उसमें दो बार निराला जी को भी वो ले गए हैं अपने साथ। हाँ हाँ, ले गए, बिल्कुल है ये सब। और बेड पर पड़े हुए हैं प्रेमचंद, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, बस उनको पहचान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बैठिए, इशारों से बात कर रहे हैं इस तरह से। नहीं नहीं, वो तो देखिए इस बारे में 10-12 लेख हैं जो अमृत राय ने संकलन किया है। उसमें रामनरेश त्रिपाठी हैं, निराला जी हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं, मतलब दसियों लोग हैं जो मिल करके आए हों। जैसे रामनरेश त्रिपाठी गए थे ना, तो मैं बताऊं आपको, मेरा सुल्तानपुर जो है आबो हवा के मायने में बहुत अच्छा माना जाता है। जो आपके पहाड़ पर सेनेटोरियम है टीबी का, उसके मुकाबले हमारे यहाँ जो जेल है, तो बहुत सारे जेल के कैदी जिनको टीबी हो जाती थी वो सुल्तानपुर जेल में लाए जाते थे। तो उस अच्छी आबो हवा के लिहाज से त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं आपको अपने, थोड़ा आप ठीक होते तो मैं आपको अपने सुल्तानपुर ले चलता। ये रामनरेश त्रिपाठी वहां कहते हैं और यही उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है। तो देखिए वो बहुत सारे लोग जो मिलने गए हैं और लिखा है, तो उसमें तो पता चलता है कि प्रेमचंद बीमार हैं, तो जो भी जा सकता था मिलने के लिए वो सारे लोग जा रहे थे और तकलीफ महसूस कर रहे थे। मैंने देखिए बताया था आपको गंगा प्रसाद मिश्र वाले में कि उनके पिता 3 साल की उम्र में गुजर गए थे और प्रेमचंद से तो उनकी 35 में मुलाकात हुई। मुश्किल से मेरे ख्याल से 1.5-पौने 2 साल का समय रहा होगा। पहली मुलाकात 35 में हुई निराला जी के साथ में, दूसरी मुलाकात लेखक संघ वाले अधिवेशन में हुई अप्रैल में, और तीसरी मुलाकात की नौबत आई जब वो इलाज कराने आ गए थे। जिसके बाद से मतलब रोज कम से कम 4-5 घंटे बीतते थे गंगा प्रसाद मिश्र के। तो उनको भी 2 दिन बाद जब खबर मिली कि प्रेमचंद गुजर गए, तो उनका कहना था कि भाई मैंने अपने पिता को 3 वर्ष की उम्र में खो दिया था, मुझे एक साहित्यिक पिता मिला था, उससे भी मैं अब वंचित हो गया।
तो आप समझिए कि अगर कोई उनके उनको देख करके उनके पीछे चलने वाला। अंत में हम लोग जाते हुए कुछ और उनकी बातों को सुना जाए, हाँ हाँ जी देखा जाए, तो जी उस पर आपकी आखिरी टिप्पणी लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रेमचंद विषयक जो अब चूंकि बातचीत शुरू हो गई है तो हम लोग इसको किसी गंतव्य तक ले जाने की कोशिश करेंगे। नहीं बिल्कुल कोशिश करें। वो प्रेमचंद कहते हैं हिंदी हाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का प्रमुख स्थान है, ये सभी लोग जानते हैं। हाँ हाँ उन्होंने 1930 में हंस शुरू किया और जी 1932 में जागरण। हाँ इससे पहले वह सरस्वती प्रेस स्थापित कर चुके थे। जी हंस के साथ साथ किताबों का प्रकाशन हो ही रहा था, हाँ अतः किताबों की बिक्री से हंस का खाली पेट भी भरता रहता था। जी लेकिन जागरण तो अकेले जान था। जी उसे दंगल में अपने जौहर दिखाने थे। पैदा होने के 1 वर्ष बाद ही वो लड़खड़ाने लगा। जी 16 अगस्त 1933 को हाँ 16 अगस्त 1933 को उन्होंने जैनेंद्र को लिखा, जी मैं जागरण पर करीब 3000 का घाटा उठा चुका हूं। हाँ उसे बंद करने में मुझे कठिनाई हो रही है। हाँ इसी पत्र में जैनेंद्र को आगे लिखते हैं, हाँ जैनेंद्र की मिन्नत सी करते हुए कहते हैं कि किसी जी भी तरह बिरला से जागरण के लिए विज्ञापन जुटाइए। जी प्रेमचंद कह रहे हैं जैनेंद्र को हाँ मिन्नत हाँ हाँ करते जी हुए जी 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 कि किसी भी तरह बिरला से जागरण के लिए विज्ञापन जुटाइए। हाँ तुम मिस्टर बिरला से मिलो जी और उनको हम लोगों के काम का महत्व समझाओ हाँ हाँ और बतलाओ कि हम कैसी कैसी परेशानियां उठाते हैं। जी वह एक बड़े विज्ञापन दाता हैं। वह हाँ अपनी कपड़े की मिलों, जूट के उद्योग और बीमे के व्यवसाय का विज्ञापन करते हैं। जी हमको भी अपना संरक्षण क्यों नहीं दे सकते? जी पता नहीं जैनेंद्र बिरला से मिले या नहीं। हाँ उन्होंने मुंशी जी के पत्र का उत्तर भी नहीं दिया। हाँ 1 सितंबर 1933 को प्रेमचंद ने फिर इसी संदर्भ में उन्हें पत्र लिखा। जी पत्र का आरंभ इस तरह होता है, हाँ समाचार पत्रों की आमदनी का दारोमदार विज्ञापनों पर है। जी है और मैंने बिरला से मिलने को कहा था। जी अपनी गरज समेत मिलो, जी मेरी गरज से मिलो, हाँ पत्र दिखाओ, उसकी जी चर्चा करो हाँ और उनसे खैरात तौर पर कुछ मांगते नहीं, विज्ञापन जी दिला देने का अनुरोध करो। खैरात नहीं, हाँ मैंने विज्ञापन का जी जी तात्पर्य। जी जी बिल्कुल यह बिल्कुल कह सकते हो कि इस पत्र को घाटा हो रहा है और थोड़े से सहारे से यह बहुत उपयोगी हो सकता है। जी उनके पास कई मिले हैं, एकाध पृष्ठ का विज्ञापन उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे और तुम्हारे लिए यह 52 रुपये महीने का सहारा है। हाँ इस तरह से जी वो कहते हैं। जी, नहीं देखिए आखिरी टिप्पणी संकट आपकी। हाँ आप आओ आगे पढ़िए। आपकी आखिरी टिप्पणी। हाँ मेरी देखिए जी, ऐसा है कि प्रेमचंद हमने एक बार चर्चा की थी पहले भी किसी समय। अब प्रेमचंद आगे बढ़ने के लिए यह कहते हैं तो इसी में कुछ आगे का संदर्भ यह है कि हाँ वो जो कहते हैं कि भाई यह संसार, जैनेंद्र जी को ही जी कहते हैं इसी हाँ पत्र में कि भाई यह संसार राम भरोसे बैठने वालों के लिए नहीं है। जी यहाँ तो अंत समय तक खटना और लड़ना है। जी उनसे कुछ मदद पा सकते हो। यहाँ झेपू और मेरे जैसे शर्मीले आदमियों का गुजारा नहीं। जी उनके लिए तो कोई स्थान ही नहीं। जी जी तुम अपने में यह एब ना आने दो, जैनेंद्र जी को कह रहे हैं, हाँ हाँ है भी नहीं। जी मैं तो 2 कौड़ी दाम का नहीं हूँ। जी अखबार निकालना मेरी हठधर्मी है, जिद्दी हूँ और जी हार नहीं मानना चाहता। जी खेती करता तो उसमें भी इसी तरह चिमटता। जी जी, जी जी नहीं देखिए प्रेमचंद कम से कम इससे ये तो मानते हैं कि वो बहुत व्यावहारिक आदमी नहीं थे। व्यावहारिक आदमी न होने के बावजूद हमको क्या क्या करना चाहिए, हिम्मत बांध के करना चाहिए। ये सारे कोटेशंस और उद्धरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपने हाँ जलेबी पेंच की बात कही जी और बेमोह शुक्ल ने ये जो नया मामला जिस रूप में भी आशिक उनको हाँ बना हाँ दिया है, जी तो जी आशिक जो होते हैं इतने तो लफड़े, कम से कम आशिकी में तो लफड़े होते हैं, नहीं लेकिन नहीं जिस तो तरह। प्रेम जी जी, बोलिए। प्रेमचंद की आशिकी यही थी कि वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और आजादी का जो आंदोलन चल रहा था उसके लिए
मतलब वो झटके खाने के बावजूद करना चाहते थे। आप देखिए कि जिस समय प्रेमचंद लखनऊ में इलाज करा रहे थे, जुलाई के हंस में एक सेठ गोविंद दास का एकांकी छपा, एक कोई और लेख छपा था, उस पर 1000 की जमानत मांग ली गई थी। उस 1000 की जमानत में गांधी जी ने कहा कि पत्रिका प्रेमचंद की है, प्रेमचंद जमानत भरें। और ये बाकायदे लिखत पढ़त में हंस जो है वो चला गया था भारतीय साहित्य परिषद को। तो प्रेमचंद ने कहा भाई हमने पत्रिका पूरे तौर पर वैधानिक रूप से भारतीय साहित्य परिषद को दे दी है, हम जमानत क्यों भरें। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी हिसाब किताब हुआ होगा, पता ये चला कि अब अच्छा पत्रिका बनारस में हंस सरस्वती प्रेस में ही छपेगी, ये भी उस अनुबंध में था। तो वहां यह तय हुआ कि भाई बनारस में छपने पर के मुकाबले अगर दिल्ली में पत्रिका छपती है सस्ता साहित्य मंडल के जरिए, तो इसमें 50 रुपए महीने का फायदा होगा। ये प्रेमचंद कोट करते हैं। और उस पर बीच में क्या हुआ नहीं है, लेकिन अंत में जब बनारस लौट के जाते हैं पत्नी, और उस बीच में देखिए 20वीं सदी नाम से हंस उनसे छूट रहा है, उसके बावजूद लेखन संपादन या पत्रकारिता का उनमें कितना हौसला है उस बीमारी में कि 20वीं सदी नाम से वो पत्रिका निकालना तय कर लेते हैं और उसी बीमारी में 5-7-10 लोगों को चिट्ठियां भी लिखते हैं। उसमें गंगा प्रसाद मिश्र को भी कहते हैं कि तुम हमको कहानियां भेजना, मैं तुमको पैसे दूंगा, ऐसे नहीं छापूंगा। तो हम लोग आगे भी इन सारे सवालों पर संवाद हाँ करेंगे। करें। अभी ये जो तो इसलिए प्रेमचंद जो है, अपने नाम को आगे करने के लिए, उजागर करने के लिए, बढ़ाने हाँ के लिए, चूंकि आपको अगर कोई पद प्रतिष्ठा अगर मिल गई है तो आप नए सिरे से अपने आप में का जो नाम है उसमें उभार ला करके चमकना दमकना चाहते हैं। जी बेहतर होता कि आप आपकी अपनी कोई क्रियाशीलता या अपनी सृजनशीलता होती तो ज्यादा कारगर होता। प्रेमचंद के बहाने जो है वो आप अगर इस तरह का काम करना चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं आगे और इस संवाद में कहाँ तक नहीं, इस संवाद में देखिए मैं यही कहूंगा कि व्योमकेश शुक्ल ने जो कुछ भी कहा है वो थोड़ा बेहतर कहते, सार्थक कहते तो हमें भी खुशी होती, लेकिन उन्होंने जितना भी कहा है कहना जानते हो तब तो कहेंगे। अगर इसी नहीं, तो तरह ठीक है, नहीं कहा तो हम तो सिवाय यहाँ तक उसको कंडम कर सकते हैं, समझे। लेकिन ये है कि हम तो समझते हैं कि भाई काशी नागरी पिछाड़ी सभा की जैसी दुर्गति रही है, इनके समय में उम्मीद थी कि थोड़ा बेहतर होगी लगन। अगर ऐसे ही है तो हमें नहीं लगता कि मतलब बहुत बेहतर होने की हम उम्मीद कर सकते हैं काशी नागरी पिछाड़ी सभा की। जब आप अपने बड़े लेखक पर इस तरह से विवादास्पद मुद्दे उठाएंगे तो वहां आप रह करके भीतर क्या करेंगे, कौन देखने जा रहा है। अब तो आप मुकदमा लड़ करके वहां बाकायदे आगे बैठ गए हैं। तो ये मतलब ऐसा है कि जिस पर हम व्योमकेश शुक्ल के साथ में कतई नहीं है, और उनको नहीं करना चाहिए था। उनको अगर इस बात का एहसास हो जाए तो बेहतर है, और नहीं तो फिर हम लोग इस मुद्दे पर और आगे बढ़ाएंगे। और मेरे पास जो संदर्भ है मैं आपको भेजता हूं, आप पढ़िएगा तो उससे शायद बातचीत करने में और अच्छा रहेगा। ये बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी नमस्कार। आभार, धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार।